नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल A to Z स्टडी में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा कक्षा 6 हिंदी की बुक मल्हार का पाठ नंबर 7 जलाते चलो। तो दोस्तों, ये हमारी एक कविता है। तो पहले हम लोग इस कविता को समझेंगे और फिर इसके प्रश्नोत्तर को हल करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर कर दो और साथ ही में अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपको भविष्य में ऐसी कमाल की वीडियोज़ मिलती रहें। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अब चल के सीधे हम लोग कविता को पढ़ना शुरू करते हैं। जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। देखिए दोस्तों, ये जो कविता है ना, ये एक बहुत ही प्यारी कविता है। इसके अंदर जो लेखक हैं वो दुनिया से द्वेष को हटाकर प्रेम को लाने की बात कर रहे हैं। ठीक है ना। तो वही मेरी कविताएं मतलब ये जो कविताएं की पंक्तियां हैं ये जो हैं यही बात कह रही हैं कि जलाते चलो दिए स्नेह भर भर, यानी प्रेम से। स्नेह का मतलब क्या होता है? प्रेम यानी कि प्यार, सबके प्रति प्यार से भर भर कर अपने ये दिए जलाते चलो। ये किस दिए की बात कर रहे हैं? क्या ये असली दिए की बात कर रहे हैं? नहीं, ये हमारे दिल के अंदर, हमारे मन के अंदर जो दिया होता है उस दिए की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं अपने मन के दिए को सदा आप स्नेह यानी कि प्यार से जलाते चलिए। कभी तो धरा से अंधेरा मिटेगा, कभी तो इस दुनिया से अंधेरा यानी कि बुराई मिटेगी, कभी तो इस दुनिया से गलत चीज़ें जो हैं, जो ये दुराचार है, ये सब मिटेगा। तो लेखक क्या कह रहे हैं? लेखक ये कह रहे हैं कि अपने आप हृदय में, अपने मन में आप क्या करो? प्रेम के ये जो दिए हैं ना, इनको जलाते चलो। यानी कि आप जो दिए हैं उनको प्रेम यानी स्नेह से भर भर के जलाते चलो। कभी ये जो दुनिया है इसमें दुराचार और बुराई का अंधेरा जो है ये मिटेगा। भले शक्ति विज्ञान में है निहित वह कि जिससे अमावस्या बनी पूर्णिमा सी, मगर विश्व पर आज क्यों दिवस ही में घिरी आ रही अमावस्या निशा सी। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि भले ही हमारा जो विज्ञान है इसने बहुत ज़्यादा क्या कर ली है, इसने बहुत ज़्यादा प्रगति कर ली है। मतलब हमारा जो विज्ञान है वो आज बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुका है कि अमावस्या की रात किसको कहते हैं? अमावस्या की रात को जो चांद होता है वो नहीं दिखता है, इस वजह से बहुत ही अंधेरी रात होती है। तो यही कह रहे हैं कि हमारा जो विज्ञान है उसने इतनी प्रगति कर ली है कि अमावस्या की रात को भी हम क्या करते हैं? पूर्णिमा बना लेते हैं। मतलब खूब भाई लाइट वाइट जलाते हैं और जो अमावस्या की रात है वो पूर्णिमा की तरह चमकती है। यानी कि भले कितना अंधेरा क्यों ना हो, हमारी दुनिया क्या करती है? चमकती रहती है। मगर विश्व भर में आज भी दिवस में यानी दिन के समय क्यों अमावस्या छाई हुई है? मतलब जो लेखक हैं वो क्या कह रहे हैं? वो यही कह रहे हैं कि भाई विज्ञान तो बहुत आगे बढ़ चुका है। विज्ञान तो हमारा इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुका है कि हमने अमावस्या को भी पूर्णिमा में बदल दिया है। मतलब सबसे अंधेरी रात को भी सबसे उज्जवल रात में बदल दिया है। लेकिन इसके बावजूद आज भी हमारे जो दिन हैं वो क्यों अमावस्या की तरह अंधेरे हो गए हैं, वो क्यों अमावस्या की तरह काले हो गए हैं। तो यहाँ पे जो लेखक हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं? वो ये कहना चाह रहे हैं कि वैसे तो विज्ञान ने बहुत प्रगति कर ली है, लेकिन उसके बावजूद हमारे मन में जो द्वेष है, हमारे मन में जो बुराई है, जो स्वार्थ है, इसने मानो दिन को आज भी रात जैसा, अमावस्या जैसा एकदम काला कर रखा हो। बिना स्नेह विद्युत दिए जल रहे जो, बुझाओ इन्हें ये यो ना पद मिल सकेगा। लेखक क्या कह रहे हैं कि भाई बिन प्रेम के ये जो बिजली से आप इस प्रकार के दिए जलाए जा रहे हो, इनसे आपको सही रास्ता नहीं मिलेगा, इनको बुझाओ। तो लेखक क्या कह रहे हैं? ये नहीं कह रहे कि भाई हम लोग लाइट बंद कर दो, बिजलियां बंद कर दो, अंधेरे में बैठो। नहीं, लेखक ये कह रहे हैं कि ये जो बिजली से आपने जो ये दिए जला रखे हैं, इनकी जगह पर आप प्रेम के दिए जलाओ। अब इस लाइन का मतलब ये नहीं है कि लेखक कह रहे हैं कि भाई बिजली की सब बिजली बंद कर लो, बस दिल में प्रेम रखो, खुद ही रास्ता दिखेगा। नहीं, इसमें इनका मतलब ये है कि ठीक है, विज्ञान ने प्रगति कर ली, बिल्कुल अच्छी बात है।
उससे आप रात को भी दिन की तरह चमका रहे हो, ये भी बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन इस रात में भी अपने मन को हमेशा साफ रखो, अपने मन को हमेशा प्रेम से भरा हुआ रखो, ठीक है। क्योंकि आप भले ही चमकते हुए दुनिया में, चमकते हुए शहर में रहो, लेकिन अगर आपका मन साफ नहीं है, अगर आपके मन में प्रेम नहीं है, तो आप सही रास्ते पे नहीं चल सकते। मतलब आप अपने रास्ते से भटक जाओगे, आप कोई गलत काम जरूर कर बैठोगे। तो लेखक यही कह रहे हैं कि भाई आपको क्या करना है, आपको अपने मन में स्नेह यानी कि प्रेम रखना है, ताकि आप अपने मार्ग से ना भटको, आप अपने सही रास्ते, सही मकसद पे चलते रहो, ठीक है। चलो, जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर की चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। तिमिर की सरित पार करने तुम्ही ने बना दीप की नाव तैयार की थी। अब क्या कह रहे हैं लेखक इन पंक्तियों में कि जला दीप पहले, मतलब पहला दीप जला के, कौन से दीप की बात कर रहे हैं बताओ, कौन से दीप की बात कर रहे हैं? प्रेम के दीप, यानी प्रेम के दिए की बात कर रहे हैं। तुम्ही ने तिमिर की चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी, यानी कि पहली बार ही प्रेम का दिया जलाकर तुम्ही ने, तिमिर का मतलब क्या होता है? तिमिर का मतलब होता है कष्ट, बुराई, ठीक है। मतलब प्रेम का दिया जलाकर ये जो बुराई की ये जो चुनौती है, इसको पहले तुम्ही ने स्वीकार किया था। ये किसकी बात कर रहे हैं? ये हमारी पूरी मनुष्य जाति की ही बात कर रहे हैं कि भाई मनुष्यों ने ही अपने दिल में, अपने दिल के अंदर, अपने मन में पहली बार प्यार का जो दीपक है उसको जलाकर ये जो बुराई की चुनौती है इसको स्वीकार किया था। यानी कि प्रेम के भाव को अपने मन में लाकर इन्होंने जो ये बुराई है इसके खिलाफ लड़ाई शुरू करी थी, यानी इसके खिलाफ खड़े होना शुरू किया था। तिमिर की सरित पार करने तुम्ही ने बना दीप की नाव तैयार की थी। और ये जो कष्टों की, ये जो तालाब है, कष्टों की जो नदी है, इसको पार करने के लिए तुम्ही ने प्रेम के दीपक से नाव तैयार करी थी। मतलब लेखक जो हैं वो मनुष्यों की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई मनुष्यों ने ही पहले कष्ट, ये जो कष्ट और बुराई है इनके खिलाफ लड़ने के लिए पहले अपने हृदय में, अपने मन में प्रेम के दीपक को, यानी स्नेह के दीपक को जलाया था, और इसी दीपक से नाव बनाकर ये जो नदी है कष्ट और बुराई की, अंधकार की, इसको पार किया। बहते चलो नाव तुम वहाँ निरंतर, कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा। क्या कह रहे हैं? बहते चलो, यानी कि आप उस नाव में, ये जो नदी है बुराई की, इसमें बहते चलो, इसमें आगे बढ़ते चलो, कभी ना कभी तो आपको किनारा मिलेगा। यानी कि ये क्या कह रहे हैं? ये एक तरीके से ये कहना चाह रहे हैं कि भाई चाहे दुनिया में कितनी भी बुराई क्यों ना हो, लेकिन आप अच्छे काम करते रहो, आप दुनिया को प्रेम के साथ देखते रहो, आप सदाचार रखो हमेशा, ठीक। कभी ना कभी तो इस बुराई का अंत होगा कि नहीं होगा, कभी ना कभी तो इसका किनारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है कि नहीं। युगों से तुम्ही ने तिमिर की शिला पर दिए अनगिनत हैं निरंतर जलाए। समय साक्षी है कि जलते हुए दीप अनगिनत तुमने तुम्हारे पवन ने बुझाए। क्या कह रहे हैं कि भाई युगों से, यानी कि युगों से, यानी बहुत ही लंबे समय से तिमिर की इस शिला, तिमिर की शिला का मतलब होता है पर्वत या फिर मूर्ति, ठीक है। मतलब कष्ट और अंधकार की जो मूर्ति है, इस मूर्ति पर तुमने बहुत ही युगों से, यानी कि मनुष्यों ने बहुत ही लंबे समय से प्रेम के, स्नेह के दीपक क्या हैं, जलाए हैं, ठीक। और समय साक्षी है, यानी कि समय ने देखा है कि किस प्रकार से इन जलते हुए दीपकों को जो ये बुराई की हवा है, जो ये कष्ट और अंधकार की हवा है, इसने समय समय पे बार बार बुझाया भी है। क्या है इन पंक्तियों का मतलब? इन पंक्तियों का मतलब यह है कि जो कवि हैं वो ये कह रहे हैं कि युगों से, यानी बहुत लंबे समय से तुमने ये जो बुराई की मूर्ति है, ये जो बुराई और अंधकार की जो मूर्ति है, कष्टों की मूर्ति है, इसके सामने तुमने प्रेम के दीपक जलाए हैं। और समय साक्षी है, यानी समय ने देखा है कि किस प्रकार से जो बुराई और अंधकार की ये हवा है, इसने तुम्हारे इन दीपकों को बुझाया है, ठीक है। मतलब इन पंक्तियों का अर्थ क्या है? इन पंक्तियों का जो भावार्थ, जो अर्थ है वो ये है कि जो कवि हैं
वो क्या कह रहे हैं, कवि ये कह रहे हैं कि बहुत ही लंबे समय से ये जो बुराइयां हैं ये चलती आई हैं, लेकिन उसके बावजूद मनुष्यों ने इन बुराइयों को अच्छाइयों में बदलने के लिए, इनको उजागर करने के लिए प्रेम के दीपक जलाए, यानी प्रेम के काम किए। लेकिन उसके बावजूद लगातार इन बुराइयों ने कैसे ना कैसे करके ये जो अच्छाई के दीपक हैं इनको बुझाया है, मतलब ये जो प्रेम के दीपक हैं इनको बुझाया है। मगर बुझे स्वयं ज्योति जो दे गए वे, उसी से तिमिर को उजाला मिलेगा। क्या कह रहे हैं कि ये जो प्रेम के दीपक हैं ये बुझ जरूर गए हैं, लेकिन उनकी जो स्वयं की जो ज्योति थी ना, उसी से इस तिमिर को, यानी उसी से इन कष्टों को, उसी से इन अंधकार को उजाला ज़रूर मिलेगा। मतलब ये जो दिए जिन दियों को बुराई और कष्ट की जो हवा है, जो तूफ़ान है, इसने बुझा दिया है, ये बुझ अवश्य गए, लेकिन उनकी जो पहली लौ थी उससे ही क्या मिला भाई, उससे ही तिमिर को उजाला मिला। तो इन पंक्तियों से लेखक क्या कहना चाह रहे हैं, लेखक ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए इस संसार में बहुत से अच्छे मनुष्य हुए हैं, ठीक है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन प्रेम और अच्छे कामों में लगा दिया, ठीक, वो भले अपना रहे हों, लेकिन उनके जो अच्छे कामों की जो लौ थी, उनके जो प्रेम की जो लौ थी, वो आज भी इस संसार को प्रेरणा दे रही है। वो आज भी इस कष्ट भरे और अंधकार भरे संसार में हमको अच्छा काम करने की प्रेरणा दे रही है। दिए और तूफान की यह कहानी चली आ रही और चलती रहेगी, जली जो प्रथम बार लौ दीप की, स्वर्ण से जली रही और जलती रहेगी। क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं इसमें कि भाई दिए और तूफ़ान की ये जो कहानी है, मतलब दिए और तूफ़ान की, मतलब ये जो प्रेम के दिए और अंधकार के इस तूफ़ान की जो कहानी है, ये समय समांतर, मतलब बहुत पहले, बहुत लंबे समय से चलती आ रही है और चलती रहेगी, ठीक। और ये जो दीप की जो पहली बार जली हुई लौ थी, ये सोने की तरह जलती रही है और जलती रहेगी। मतलब जो प्रेम की ये जो हमारे जो हमारे पूर्वज हैं, जिन्होंने प्रेम की ये जो दीपक की लौ जलाई है, ये जलती आई है और जलती रहेगी। मतलब हमें इसे प्रेरणा मिली है और मिलता रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। क्या कह रहे हैं कि भाई अगर इस संसार में जब तक एक भी दिया, यानी एक भी प्रेम का दिया चलता रहेगा, तब तक इस संसार को, इस अंधकार को सवेरा मिलता रहेगा। यानी कि इस संसार में जब तक ऐसे मनुष्य रहेंगे, भले ही एक ही मनुष्य रहे जिसके मन में प्रेम हो, जिसके मन में अच्छे भावना हो, तब तक इस संसार में अंधकार पूर्णता नहीं छा सकता और इस अंधकार भरे संसार को कभी न कभी सवेरा अवश्य मिलेगा। ठीक है दोस्तों, मतलब इस अंधकार भरे संसार को कभी ना कभी खुशियों का सवेरा जरूर मिलेगा। ठीक, चलो, तो ये तो होगी पूरी कविता। एक बार इसकी समरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद में इसके प्रश्न उत्तर को हल कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, तो इस कविता के अंदर जो कवि हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमको अपने हृदय में, हमको अपने मन में हमेशा प्रेम का ये जो दीपक है इसको जलते रहना चाहिए। ये क्या कह रहे हैं कि भाई हमको हमेशा अपने मन के अंदर ये जो प्रेम का दीपक है इसको जलते रहना चाहिए, तभी तो इस संसार में से अंधकार और बुराई मिटेगी। भले ही विज्ञान ने कितनी भी प्रगति क्यों ना कर ली, इतनी प्रगति कर ली कि हम सबसे अंधेरी रात को भी सबसे उजागर रात की तरह चमका दें, लेकिन हमारे दिन में आज भी अमावस की तरह अंधेरा है। यानी कि हमारे दिन में भी आज भी अमावस की तरह कष्ट और अंधेरा छाया हुआ है। ठीक, बिना प्यार के ये जो बिजली से हम ये जो दिए जला भी रहे हैं, इनसे हमको सही राह नहीं मिलने वाली। अगर हमें सही राह चाहिए तो हमें प्रेम के दीपक की दिखाई हुई राह पर चलना होगा, मतलब सही राह, प्रेम की राह पर चलना होगा। ठीक, मनुष्यों ने ही पहली बार प्रेम का दीपक जलाकर ये जो कष्ट और बुराइयों की चुनौती है इसको स्वीकार किया था। ठीक है, और इस मुसीबत और कष्टों की ये जो नदी है इसको पार करने के लिए मनुष्यों ने ही दीपक की नाव बनाई थी। हमको इस
नदी में, जो कष्टों की नदी है, इसमें लगातार अपनी नाव से बहता रहने चाहिए, मतलब आगे बढ़ते रहना चाहिए। कभी ना कभी तो इन कष्टों का अंत होगा, कभी ना कभी तो इन अंधकार का अंत होगा, और कभी ना कभी तो जो प्रेम है इसकी विजय हो के ही रहेगी। युगों से, यानी कि बहुत लंबे समय से कष्ट और अंधकार की ये जो मूर्ति है, इसके सामने तुम्ही ने, यानी मनुष्यों ने ही प्रेम के दीपक जलाए हैं, और समय देख रहा है कि किस प्रकार से कई सारे दीपकों को ये जो अंधकार हैं, ये जो कष्ट हैं, इनकी हवाओं ने बुझाया भी है। लेकिन इसके बावजूद इसकी जो मतलब इन जो प्रेम के दियों की जो जली हुई पहली लौ है, ये आज भी हमको प्रेरणा दे रही है कि हम अच्छे काम करें और हम और भी ऐसे स्नेह और प्रेम के दीपकों को जलाएं। ये जो दिए और तूफ़ान की कहानी, यानी कि जो प्रेम के दिए और अंधकार और कष्टों के तूफ़ान की कहानी है, ये चलती आई है और चलती रहेगी। ऐसे ही जो स्नेह के जो दिए की रोशनी है, ये भी जलती आई है और जलती रहेगी। और जब तक इस धरती पर एक भी प्रेम का दिया है, तब तक अंधकार को, यानी कि बुराई और अंधकार की इस रात को सवेरा ज़रूर मिलेगा, खुशियों का सवेरा जरूर मिलेगा। तो ये है हमारी पूरी कविता, और इस कविता के लेखक कौन है? द्वारिका प्रसाद महेश्वरी। कौन है? द्वारिका प्रसाद महेश्वरी। चलिए दोस्तों, तो अब हम लोग इसके प्रश्न उत्तर हल करना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कवि से परिचय, यानी कि कवि के बारे में थोड़ी जानकारी निकाल ली जाए। तो इनका जन्म 1916 में और इनकी मृत्यु 1998 में हुई है। अभी आपने जो कविता पढ़ी है उसे हिंदी के प्रसिद्ध कवि द्वारिका प्रसाद महेश्वरी ने लिखा है। बाल साहित्य के चर्चित रचनाकारों में द्वारिका प्रसाद महेश्वरी का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सी रचनाएं लिखी हैं। उनके द्वारा लिखित हम सब सुमन एक उपवन के जैसे गीत आज भी बहुत लोकप्रिय हैं। तो ये तो हमने कवि के बारे में थोड़ी जानकारी इकट्ठा कर ली कि हमारे जो कवि हैं कौन? द्वारिका प्रसाद महेश्वरी। ये हिंदी के एक बहुत ही मशहूर कवि हैं। इनका जन्म 1916 में हुआ और इनकी मृत्यु 1998 में हुई। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, जिसमें एक बहुत ही लोकप्रिय गीत कौन सा है? हम सब सुमन एक उपवन के। ये एक बहुत ही मशहूर लोकगीत है, जो कि आज भी काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग इसके प्रश्नोत्तर को हल करना शुरू करते हैं। तो मेरी समझ से क नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। देखिए, बहुत ही आसान सा ये प्रश्न है। क्या कह रहे हैं कि भाई आपको पहले तो इन प्रश्नों को पढ़ना है, फिर उनके नीचे जो विकल्प दिए हुए हैं उनको पढ़ना होगा, और फिर आपको लगता है कि हाँ ये विकल्प सही है, उसके आगे आपको तारा लगाना होगा। तो मेरा प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी बात इस कविता में मुख्य रूप से कही गई है? यानी इस कविता के अंदर कौन सी बात को मुख्य रूप से कहा गया है? तो पहला है भलाई के लिए कार्य करते रहना, दीपावली के दीपक जलाना, बल्ब आदि जलाकर अंधकार दूर करना, तिमिर मिलने तक नाव चलाते रहना। ठीक है, तो देखो, भलाई के लिए कार्य करते रहना ये है। ठीक है, ये जो कविता है इसके अंदर मुख्य रूप से यही बात कही गई है, बाकी सब नहीं। ठीक, तो इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर पहला वाला ही है। दूसरा वाला क्या कह रहा है? सेकंड कह रहा है जला दीप पहला तुम्ही ने, तिमर की चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। यह वाक्य किससे कहा गया है? तो ये जो वाक्य है किससे कहा गया है? तूफान से, मनुष्यों से, दीपक से कि तिमिर से? ये कहा गया मनुष्यों से, क्योंकि भाई मनुष्यों ने ही इस प्रेम का जो ये दीपक है इसको जलाकर जो कष्ट और अंधकार की चुनौती है इसको स्वीकार किया था। तो इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है मनुष्यों से। ठीक है, चलिए अगला है मेरा मिलकर करे मिलान। कविता में से चुनकर कुछ शब्द यहाँ दिए गए हैं। अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनकी सही अर्थ या संदर्भों से मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। देखो, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। क्या कह रहे हैं कि भाई इसमें दो स्तंभ दे रखे हैं। पहले स्तंभ में आपको शब्द दिए हैं,
दूसरे स्तंभ में आपको अर्थ या फिर उससे जुड़े हुए क्या दिए हैं, संवाद दिए हुए हैं। आपको क्या करना होगा, आपको शब्दों को उनके अर्थ या संवाद से मिलाना होगा। जैसे कि पहला दिया है मेरा अमावस, ठीक। तो अमावस किसको कहते हैं? अमावस उस रात को कहते हैं जो कि सबसे ज़्यादा अंधेरी होती है और इस रात को चंद्रमा नहीं दिखता, तो यह है चौथा वाला, इससे मिला दो। पूर्णिमा, ये उस रात को कहते हैं जब पूरा चांद दिखाई देता है और इसकी वजह से रात्रि में अच्छी खासी रोशनी होती है, तो ये हो गया। विद्युत दिए, विद्युत दिए यानी कि बिजली से चलने वाले बल्ब, ठीक है, तो ये हो गया। आखिरी है मेरा युग, युग यानी कि समय काल, ये तीसरा वाला, ये मिला लो, हो गया ख़त्म। चलो, तो ये हो गए इन सब के सॉल्यूशंस, ठीक है दोस्तों। चलिए, पंक्तियों पर चर्चा। कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। देखो क्या कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे मेरी कुछ पंक्तियाँ दी हुई हैं। कहाँ से दी हुई हैं? मेरी कुछ पंक्तियाँ दी हुई हैं हमारी इसी पाठ में से, मतलब ये जो कविता है इसी में से। आपको क्या करना है, इन पंक्तियों को पढ़ना है और इनका जो अर्थ है उसको आपको लिखना होगा। तो पंक्तियाँ क्या हैं? दिए और तूफान की यह कहानी चली आ रही है और चलती रहेगी। जली जो प्रथम बार लौ दीप की, स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी। रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। ठीक है, तो इसका अर्थ मैंने आपको बहुत ही डिटेल में बहुत ही अच्छे से समझाया था। ये मैंने इसका अर्थ लिख दिया है, आप इसको एक बार फिर से पढ़ सकते हो। इन पंक्तियों द्वारा कवि कहते हैं कि दिए और तूफान की यह कहानी चलती आ रही है और चलती रहेगी। जब दिया पहली बार जलाया जाता है तो उसकी लौ स्वर्ण के भांति जलती है। लोगों के जीवन में से अंधकार और निराशा की रात्रि के बाद खुशियों का सवेरा अवश्य मिलेगा। देखो, इसको ना मैं थोड़ा शॉर्ट करके लिख दिया है, ठीक, क्योंकि अगर मैं इसका पूरा भावार्थ संवाद लिखता तो ये बहुत बड़ा हो जाता। यहाँ पे मैं थोड़ा शॉर्ट करके लिखा है, इसकी वजह से पढ़ने में ना थोड़ा अटपटा सा लग रहा है। अगर आप चाहो तो इसको थोड़ा लॉन्ग कर सकते हो और इसको डिटेल में लिख सकते हो। अगर आप लंबा करना चाहो तो इस प्रकार से लिख सकते हो कि इन पंक्तियों में कवि यह कह रहे हैं कि प्रेम के दिए और अंधकार और कष्टों का ये जो तूफान है, इनके बीच की ये जो चुनौती है, जो लड़ाई है, ये बहुत लंबे समय से चलती आ रही है और चलती रहेगी। ठीक है, जो प्रथम बार दिया जलाया गया था उसकी जो स्वर्ण से लौ है वो आज भी जल रही है और आगे भी जलेगी। मतलब कवि ये कह रहे हैं कि जो स्नेह का दिया पहली बार जलाया गया था उसकी रोशनी से हमें आज भी प्रेरणा मिल रही है और भविष्य में भी आगे मिलती रहेगी। और जब तक संसार में एक भी दिया प्रेम का जल रहा है, मतलब जब तक मनुष्यों में एक भी ऐसा मनुष्य है जिसके हृदय में प्रेम है, तब तक इस धरा को यानी इस धरती को अंधकार और कष्टों की रात के बाद में खुशियों का सवेरा जरूर मिलेगा। ठीक, अगर लंबा चाहो तो ये वाला लिख लो और अगर शॉर्ट चाहो तो ये वाला लिख लो। ठीक, ये हालांकि थोड़ा सा अधूरा है लेकिन जैसी आपकी इच्छा वैसा आप कर सकते हो। चलिए, सोच विचार के लिए कविता एक बार फिर से पढ़िए, पता लगाइए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। अच्छा, ये रहा। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है, कविता में अंधेरा या तिमिर के लिए किन किन वस्तुओं का उदाहरण दिया गया है? तो भाई अमावस, तिमिर। वैसे तिमिर लिखने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि तिमिर ऑलरेडी आ चुका है क्वेश्चन में, तो यहाँ तिमिर काट दो। ठीक है, इसमें तिमिर काट दो, अमावस तो सही है। तिमिर की शिला, तिमिर का किनारा, तूफान। ठीक है, इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है अंधेरा और तिमिर को दिखाने के लिए। ठीक, शिला, तूफान और नदी, ये सब भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले पे आते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला कह रहा है, यह कविता आशा और उल्लास जगाने वाली कविता है। इसमें क्या आशा की गई है और यह आशा क्यों की गई है? क्या कह रहे हैं कि जो कविता है ये हमारे मन में आशा और उल्लास जगाने वाली है। ठीक है, अब इस कविता में क्या आशा की गई है ये आपको बताना है और साथ ही में ये आशा क्यों की गई है ये भी आपको बताना है। तो ये इसका उत्तर। इसमें यह आशा की गई है कि स्नेह का यह दीपक संसार से अंधकार को मिटाएगा। संसार से बुराई के अंधकार को, ये चाहो तो लिख सकते हो। यह आशा बुराई को मिटा कर संसार में प्रेम लाने के लिए की गई है। ठीक है, ये हो गया इसका पूरा उत्तर।
ठीक, पहले आपको ये वाला लिखना है, फिर ये वाला लिखना है। थोड़ा आगे पीछे हो गया ये, इसमें कंफ्यूज मत होना। पहले आपको ये हिस्सा लिखना है, फिर आपको यहाँ से आगे लिख के इसको कंप्लीट कर लेना है। ठीक, ये इसका पूरे का उत्तर। चलो अब आते हैं ग वाले पे। क्या कह रहा है? कविता में किसे जलाने और किसे बुझाने की बात की गई, यानी इस कविता के अंदर किसको जलाने किसको बुझाने की बात की गई है। वो तो भाई दिए की बात ही तो हो रही है, प्रेम के दिए को जलाने की और उसी दिए को बुझाने की बात की गई है। सीधा सा दिया लिख दो, खत्म कहानी। चलो अगला है मेरा कविता की रचना। जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। इन पंक्तियों को अपने शिक्षक के साथ मिलकर लय सहित गाने या बोलने का प्रयास कीजिए। देखो मैं आपको सीधे समझा देता हूँ क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ये जो आपकी कविता है ना, इसको एक बार फिर से पढ़ो अपने टीचर के साथ में, लेकिन इस बार गाते हुए पढ़ना है। ठीक है, तो ऐसे ही इसको आप पढ़ सकते हो। जलाते चलो ये स्नेह क्या है, अच्छा दिए, जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर। इस प्रकार से गा कर आप इसको सुना सकते हो, बस और कुछ नहीं करना, सिर्फ गाना है। ठीक है, तो बढ़िया मस्त गा डालो। देख लेता हूँ और भी इस क्वेश्चन के अंदर कुछ और दिया क्या। अपने अवश्य अनुभव किया होगा कि पंक्तियों को बोलने गाने लगभग एक समय विशेषता कारण प्राचीनता, नहीं और तो कुछ मुझको नहीं लग रहा है। चलिए का वाला पढ़ लेते हैं। इस कविता को एक बार फिर से पढ़िए और अपने अपने समूह में मिलकर इस कविता की विशेषताओं की सूची बनाइए। जैसे इस कविता की पंक्ति को 2-4-2-4 के क्रम में बांटा गया है आदि। अच्छा क्या कह रहा है, इस पोएम को एक बार फिर से पढ़ो और इस पोएम की जो विशेषताएं हैं, यानी इस पोएम की जो खासियतें हैं, उनकी आपको सूची बनाना होगा। जैसे कि इस कविता को 2-4-2-4 यानी पहले 2 लाइन, फिर 4 लाइन, फिर 2 लाइन, फिर 4 लाइन, ऐसे करके बांटा गया कि नहीं बांटा गया। आपको इसकी और भी कुछ विशेषताएं ढूंढनी होंगी। ठीक, जैसे कि इस कविता को गीत की तरीके से गा सकते हो, ये भी एक विशेषता हो गई। ठीक है ना, और इस कविता का जो अर्थ है वो काफ़ी लंबा निकल रहा है, ये भी एक विशेषता है कि भाई कविता तो छोटे में लिखी है, लेकिन हम पूरा अगर अर्थ निकालने बैठें तो ये अर्थ बहुत ही गहरा है और बहुत ही लंबा है, मतलब बहुत ही ऊंचे विचारों वाला है। ये भी लिख सकते हो, तो जो चाहे वो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ख वाला क्या कह रहा है, अपने समूह की सूची को कक्षा के सबके साथ साझा कीजिए। बहुत आसान है, आपने जो भी सूची बनाई विशेषताओं की, उसको क्लास में सबके साथ में दिखाओ कि भाई ऐसे ऐसे हमने अपनी सूची बनाई। मिलान, स्तंभ 1 और स्तंभ 2 में कुछ पंक्तियां दी गई हैं, मिलते जुलते भाव वाली पंक्तियों को रेखा खींच के जोड़िए। देखो बहुत आसान है। क्या कह रहे हैं, इसमें मेरे 2 स्तंभ दिए हुए हैं, एक में कविता की पंक्ति और दूसरे में उससे मिलते जुलते भाव दिए। आपको बस इन दोनों को जोड़ना होगा। जिसकी पहला क्या है, कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा। तो ये कष्टों के, मतलब कभी तो कष्टों से आप पार हो पाओगे, ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या है इसमें पढ़ लो कौन सा है। विश्व की भलाई का ध्यान रखे बिना प्रगति से, नहीं ये वाला तो नहीं है। विश्व में सुख शांति क्यों कम हो रही, ये भी नहीं है। विश्व की समस्याओं से एक ना एक दिन छुटकारा अवश्य मिलेगा, ये हो जाएगा तीसरा वाला। ठीक, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला क्या है, नेक्स्ट है मेरा जलते चलो ये दिए स्नेह भर भर, यानी कि विश्व में दूसरों के सुख चैन के लिए प्रयास करते रहो, ये हो गया चौथा वाला। लो ये तो फटाफट मिल गया। अब आते हैं थर्ड वाले पे, मगर विश्व पर आज भी क्यों दिवस में, मतलब आज भी सुख शांति क्यों शैन, ये हो गया। विश्व में सुख शांति क्यों कम हो रही है, ये हो गया। और अब बारी है लास्ट वाले की, तो लास्ट वाला यही हो जाएगा ऊपर। बिना स्नेह विद्युत दिए जल रहे जो बुझाओ इन्हें, यो ना पथ मिल सकेगा। ये वाली लाइन है, तो ये हो गया इस पूरे का आंसर। ठीक है, कुछ ज़्यादा ही मोटे इसमें मैंने कर चला दिए पेन। चलिए जी नेक्स्ट पर आते हैं। अनुमान या कल्पना से अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए कि दिए और तूफान की यह कहानी चली आ रही और चलती रहेगी। दीपक और तूफान की यह कौन सी कहानी है, हो सकती है जो सदा से चली आ रही है। देखो ये जो लाइन है ना, इसमें क्या कह रहे हैं कि भाई इसमें ये कह रहे हैं कि इस लाइन को आप पहले तो पढ़िए, ठीक, और अब बताइए कि इसमें जो दिए और तूफान की कहानी कही जा रही है, कौन सी कहानी की बात कर रहे हैं। तो दिया मेरा क्या है, दिया है ये प्रेम का दिया, यानी प्रेम के भाव। और तूफान क्या है, तूफान है अंधकार और बुराई वाले विचार।
ठीक है ना। तो यहाँ पे दिए और तूफान की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इनका मतलब है प्रेम भावना और दुराचार और बुराई की भावना के बीच की लड़ाई, ठीक है ना। ये है इसका उत्तर। खा वाला क्या कह रहा है, जली जो प्रथम बार लौ दीप की स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी। मतलब ये जो पहली बार दिए की जो लौ है ना, जब वो जली तो सोने सी थी और वो जल रही है और जलती रहेगी, ठीक है। तो दिए की या सोने जैसी लौ क्या हो सकती है और अनगिनत सालों से जल रही है। तो ये क्या है कि दीपक की जो लौ है ये क्या है, देखो दीपक की जो लौ है ये प्रेम भरे वो कार्य हैं जो कि आज भी मनुष्यों को अच्छा काम करने की प्रेरणा दे रहे हैं, ठीक है। तो जब ये दीपक की लौ की बात कर रहे हैं तो दीपक की जो लौ है ये किस चीज़ की बात कर रहे हैं, ये उन कार्यों की बात कर रहे हैं, ये उन अच्छे प्रेम की भावनाओं की बात कर रहे हैं जो कि आज भी मनुष्य को प्रेरणा दे रहे हैं कि वो अच्छे काम करें, प्रेम भरे कार्य करें, ठीक है दोस्तों। चलो तो ये तो हो गया इसका उत्तर। अब आते हैं अगले पर, क्या है मेरा, शब्दों के रूप जो जिससे अमावस बने पूर्णिमा थी। अमावस का अर्थ अमावस्या। इन दोनों शब्दों का अर्थ तो सामान्य, लेकिन इनके लिखने बोलने में थोड़ा सा अंतर है। ऐसे ही कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, इनसे मिलते। अच्छा मैं समझ गया। देखो क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे दो शब्द दिए हुए हैं, कौन से, अमावस और अमावस्या, ठीक है। अमावस का मतलब क्या होता है, अमावस्या, ठीक। इन दोनों शब्दों का जो अर्थ है वो तो समान है, लेकिन इनके लिखने बोलने में थोड़ा अंतर है। ऐसे ही कुछ शब्द में नीचे दिए हुए हैं, आपको क्या करना है, आपको इन शब्दों को कविता से खोजना होगा, इनके मिलते जुलते अर्थ वाले शब्दों को कविता से खोजना होगा और यहाँ लिखना होगा। तो भाई दिया का दिए हो जाएगा, ठीक। उजाले का उजाले कुछ था, देखो अनगिन का तो अनगिनत था, ठीक है। उजाले का शायद उजेरा इजुएरा करके ऐसा कोई शब्द आया था कविता में, चेक कर लेना तुम लोग फिलहाल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, जो कि है अर्थ की बात। क्या कह रहा है, क जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर। इन पंक्ति में चलो के स्थान पर रहो शब्द रख कर पढ़िए। क्या कह रहा है, इस लाइन में चलो के स्थान पर रहो रख लो, चलो वही रख लेते हैं। तो इसको ऐसे पढ़ लो, एक सेकेंड, इसको ऐसे पढ़ लो, जलाते रहो, चलो की जगह पे रहो, जलाते रहो ये दिए स्नेह भर भर। इस शब्द को बदलने से पंक्ति के अर्थ में क्या अंतर आ रहा है, अपने समूह में चर्चा कीजिए। क्या कर कि भाई अगर मैंने चलो की जगह पर रहो कर दिया तो क्या कुछ इस पंक्ति के अर्थ में कोई आपको लग रहा है अंतर आया। देखो मेरे हिसाब से कुछ खास अंतर आया नहीं है, क्योंकि मतलब तो वही निकल रहा है ना, तो अंतर क्या आना हुआ इसमें, ठीक। चलो ख पर आते हैं। क्या कह रहा है, कविता में प्रत्येक शब्द का अपना विशेष व महत्व होता है। यदि वे शब्द बदल दिए जाएं तो कविता का अर्थ भी बदल सकता है और उसकी सुंदरता में भी अंतर आ सकता है। नीचे कुछ पंक्तियां दी गई हैं। पंक्तियों के सामने लगभग समान अर्थ वाले कुछ शब्द दिए गए हैं। आप उनमें से वह शब्द चुनिए जो उस पंक्ति में सबसे उपयुक्त रहेगा। देखो बहुत आसान है। क्या कह रहा है, नीचे कुछ पंक्तियां दी हुई हैं, ठीक है, और उसमें खाली जगह है। खाली जगह पंक्ति के आखिर में आपको एक ब्रैकेट दिया हुआ इस तरीके से, उसमें कुछ शब्द दिए हुए हैं। आपको क्या करना है, आपको उस ब्रैकेट में से शब्दों को उठाना है और इन खाली जगह पे भरना है। उन शब्दों को उठाना है जो कि आपको लगता है एकदम सही होंगे इस पंक्ति के लिए, ठीक है। तो ये लो मैंने आपके लिए इसमें ये कर दिए। तो पहला क्या है, बहाते चलो, खाली जगह तुम वह निरंतर। तो यहाँ पे क्या है, नौया नाव नौका, तो आएगा नौ, ठीक है। कभी तो तिमिर का क्या मिलेगा, तट तिर किनारा, किनारा मिलेगा। क्या मिलेगा, किनारा मिलेगा, ठीक है। अरे ये इधर दिया हुआ है, ठीक। सेकंड क्या है, रहेगा खाली जगह पर दिए एक भी यदि, तो यहाँ पे क्या है, धरा आएगा। धरती नहीं, भूमि नहीं, धरा आएगा, ठीक है। तभी तो निशा को क्या मिलेगा, सवेरा मिलेगा, प्रातः नहीं। अगर लिख दोगे प्रातः मिलेगा या फिर सुबह मिलेगी तो उतना अच्छा नहीं है, सुनने में भी अच्छा नहीं लग रहा। यहाँ आएगा सवेरा ही, ठीक। जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर की चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। तो देखो जो ये रेड से हाईलाइटेड है ना, यही इनके सही ऑप्शंस हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला है मेरा प्रतीक क। कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। यहाँ पे निशा का अर्थ क्या है, रात,
और सवेरे का मतलब क्या है? सुबह। आपने अनुभव किया होगा कि कविता में इन दोनों शब्दों का प्रयोग रात और सुबह के लिए नहीं किया गया है। अपने समूह में चर्चा करके पता लगाइए कि निशा और सवेरे का इस कविता में क्या क्या अर्थ हो सकता है। देखो, इस कविता के अंदर जो शब्द है ना निशा, इसको क्या दिखाने के लिए? इसको तिमिर, ठीक है, इसको कष्ट, अंधकार, बुरी भावनाएं, इनको दर्शाने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। जबकि सवेरे शब्द का इस्तेमाल प्रेम, ठीक है, सद्भाव, अच्छे विचार, इनको दिखाने के लिए किया गया है। ठीक, तो ये प्रश्न भी हो गया। ख क्या कह रहा है? कविता में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, अपने समूह में मिलकर इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें उपयुक्त स्थान पर लिखिए। बहुत ही आसान है। क्या कह रहा है कि भाई कविता में से चुन के कुछ शब्द हमने नीचे दे दिए। ठीक, आपको क्या करना है? आपको अपने समूह में मिलकर इन पर चर्चा करनी होगी। ठीक, तो दिए, अंधेरा, अमावस, पूर्णिमा, दिवस, तिमिर, नाव, किनारा, शिला, ज्योति, उजेला, तूफान, लौ, स्वर्ण, जलना, बुझना। ठीक, इन सब का अर्थ भी बता देता हूँ। तो दिए का मतलब क्या होता है? दिया। अंधेरा यानी कि अंधकार। अमावस एक रात होती है जब चांद नहीं आता, बहुत ही अंधेरी रात होती है। पूर्णिमा जब पूरा चांद निकलता है, बहुत ही उजेले भरी रात होती है। दिवस यानी दिन। तिमिर यानी कष्ट। नाव यानी कि जो नौका होती है उसको। किनारा यानी किसी नदी का किनारा। शिला पत्थर या फिर मूर्ति। ज्योति यानी कि लौ। उजेला रोशनी। तूफान जो तेज हवा चलती है उसको तूफान कहते हैं। लौ मतलब यही ज्योति होता है। स्वर्ण यानी कि सोना। जलना किसी चीज़ को जलाना। और बुझना यानी कि आपकी कोई बत्ती है या आपकी जो लौ है जो कि बुझ गई है। ठीक है, चलो अब क्या है भाई? सवेरा और निशा क्या करना है मुझको? क्या करना है मुझको? अच्छा ठीक है, ठीक है, समझ गया, मैं समझ गया। यहाँ क्या करना, आपको इन शब्दों को उठाना है और सवेरा और निशा इनमें लिखना है। ठीक है, कौन से शब्द सवेरे से मिल रहे हैं और कौन शब्द निशा से मिल रहे हैं, उनको आपको लिखना होगा। ठीक, तो मैं बता देता हूँ। सवेरे में दिया जाएगा, पूर्णिमा जाएगी, दिवस जाएगा, नाव जाएगा, किनारा जाएगा, ज्योति जाएगी और लौ जाएगी, स्वर्ण जाएगी, जलना जाएगा। ठीक, बाकी जो बचे हुए शब्द हैं ये सब निशा यानी रात्रि में जाएगा। ये सब जाएगा रात्रि में। ठीक, ये लो जी, सॉल्व हो गया। बहुत ईजी था ये, तो बहुत ही ज़्यादा ईजी था। इसको तो मैंने तो क्वेश्चन कोई ठीक से नहीं देखा था। ठीक, चलिए ग वाले को आते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या कह रहा है? तो इसमें ये बोल रहा है, अपने समूह में मिलकर निशा और सवेरे के लिए कुछ और शब्द सोचिए और लिखिए। संकेत नीचे दिए गए चित्र देखिए और इन पर विचार करिए। ठीक है, तो देखो ये निशा दर्शा रहा है, ये सवेरा दर्शा रहा है। ठीक है, यहाँ देख सकते हो ये निशा दर्शा रहा है, ये सवेरा दर्शा रहा है। ठीक है, देखो ये निशा क्यों दर्शा रहा है? इस पर देख सकते हो कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन इस पर एक व्यक्ति चढ़ा है, यानी कि इसने इस कठिन पड़ाव को पार कर लिया, तो इसको सवेरा मिल गया। ठीक है, यहाँ पे अंधेरी रात थी, यहाँ सवेरा आ गया। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो एक ही फूल है, कम फूल हैं, मतलब ये निशा है। ये सवेरा यानी कि खूब सारे फूल आ गए। यहाँ आप देख सकते हो रात साफ नहीं है, मतलब कि निशा, और ये रात साफ हो गई यानी कि इसको सवेरा मिल गया, मतलब साफ हो गई। ऐसे चलो पंक्ति से पंक्ति क्या कह रहा है? जला दीप पहला, तुम्ही ने तिमिर की चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। तो ये मेरी पंक्ति है। अब पढ़ लेते हैं इसमें मुझे करना क्या है। कविता की इस पंक्ति को वाक्य के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं, तुम्ही ने पहली बार दीप जला, तिमिर की चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। देखो बहुत आसान है। ये जो मेरी कविता की पंक्ति है ये वाली, इसको इन्होंने क्या किया है, एक वाक्य के तरीके से लिखा है कि तुम्ही ने पहला दीप जला, तिमिर की चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। ऐसी आपको ये पंक्तियां दी हुई हैं, आपको इनको वाक्य के रूप में लिखना होगा। ठीक, बहाते चलो नाव तुम वहाँ निरंतर, मतलब तुम अपनी नाव से लगातार तिमिर की इस नदी में आगे बढ़ते चलो। बन गया वाक्य। जलाते चलो यह दिए स्नेह भर भर, प्रेम के ये जो दिए हैं इनको आप सदा जलाते चलिए। बन गया वाक्य। ठीक, अब 3-4 आप खुद से करो। ये दो तो मैंने बता दिया, अब 3-4 आप खुद से करो। क्या है भाई? सा सी से का प्रयोग। घिरी आ रही है अमावस निशा सी, स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी।
इन पंक्तियों में कुछ शब्दों के नीचे रेखा खींची। इनमें सी शब्द पर ध्यान दीजिए। यहाँ सी शब्द समानता दिखाने के लिए प्रयोग किया गया है। सा सी से का प्रयोग जब समानता दिखाने के लिए किया जाता है तो इसमें पहले योजक चिन्ह यानी कि वाला डैश का प्रयोग किया जाता है। अब आप भी विभिन्न शब्दों के साथ सा सी से का प्रयोग करते हुए अपनी कल्पना से 5 वाक्य अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। देखो बहुत आसान है। क्या कह रहे हैं कि भाई सा सी से इन शब्दों का इस्तेमाल हम लोग समानता दिखाने के लिए करते हैं, और जब भी हम समानता दिखाने के लिए करते हैं तो हम इन शब्दों से पहले योजक चिन्ह यानी डैश लगाते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सा सी से का इस्तेमाल करके ऐसे ही 5 वाक्य बनाने हैं, अपनी कॉपी में लिखना है। एक काम करता हूँ, 2 मैं आपको बता देता हूँ, बाकी के 3 आप खुद से करने की कोशिश करिएगा। ठीक है दोस्तों। तो तुम्हारी मुस्कान फूल सी है, मतलब तुम्हारी जो मुस्कान है वो फूल के बराबर है। ठीक है। और तुम्हारा आचरण पिताजी सा है, यानी तुम्हारा जो आचरण है वो पिताजी के समान है। तो ये मैंने 2 वाक्य बता दिए हैं। अब आप लोग 3 अपने आप से करने की कोशिश करो। ठीक है दोस्तों। चलिए जी, तो अब है पाठ से आगे। आपकी बात क रहेगा धरा पर दिया एक भी, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। यदि यह व्यक्ति अपना कर्तव्य समझ ले, यदि हर व्यक्ति अपना कर्तव्य समझ ले तो दूसरों की भलाई के लिए कार्य करे तो पूरी दुनिया सुंदर बन जाएगी। आप भी दूसरों के लिए प्रतिदिन बहुत से अच्छे कार्य करते होंगे। अपने उन कार्यों के बारे में बताइए। क्या कह रहा है कि भाई कि अगर हर व्यक्ति अपने कर्तव्य को समझ ले और दूसरों को ध्यान में रख के अपना कार्य करे तो दुनिया में हर जगह अच्छाई फैल जाएगी। ठीक। आपने भी दूसरों के लिए कभी ना कभी कोई कार्य किया होगा, तो आप उन्हीं कार्यों के बारे में बताइए। मतलब ये है कि कभी आपने कोई कार्य किया जो कि दूसरों के लिए करा हो, खुद के लिए नहीं, तो उस कार्य के बारे में बताओ। चलो, मैं ना आपको अपने अनुभव के बारे में बताता हूँ। चाहता हूँ कि आप खुद अपने अनुभव के बारे में अपने दोस्तों को बताइए। हम लोग जहाँ रहते थे वहाँ पर क्या होता था कि पहले अभी जब कोरोना नहीं हुआ था तो कोरोना से पहले अप्रैल में भंडारा होता था। ठीक है। और जब भी भंडारा होता था मैं हमेशा जाकर वहाँ पे काम जरूर करता था। मतलब ये है कि भाई पूड़ी बिलवाता था, खाना आना सबको परोसता था, जो पत्तल होते थे उसको उठा के फेंकता था, पानी डालता था। मतलब वहाँ पे जाके मैं काम जरूर करता था। और वो काम मैं खुद के लिए नहीं करता था। किसके लिए करता था? लोगों के लिए, लोगों की सेवा के लिए किया करता था। ठीक है ना दोस्तों। तो ऐसे अगर आपने भी कोई कार्य किया हो जो कि खुद के लिए ना हो, किसी दूसरे के लिए हो, तो उसके बारे में आप अपने दोस्तों से चर्चा कर सकते हो। ठीक है प्यारे दोस्तों। चलिए, ख क्या कह रहा है? इस कविता में निराश ना होने, चुनौतियों का सामना करने और सबके सुख के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया है। यदि आपको किसी मित्र को निराश ना होने के लिए प्रेरित करना हो तो आप क्या करोगे, क्या कहोगे, अपने समूह में बताइए। क्या कह रहे हैं? इस कविता के अंदर निराश ना होने और अपनी चुनौतियों का डटकर सामना करने के लिए कहा गया है। ठीक है। तो अगर आपको अपने किसी मित्र को, जो कि आपको लग रहा है कि भैया निराश हो रहा है, आपको अपने किसी मित्र को मनाना है, उससे बात करनी है, तो आप उससे क्या कहोगे, उसकी निराशा कैसे दूर करोगे, इस बारे में आप बताओ। ठीक है। जैसे कि मान लो मेरे क्या होता है कि मैंने काफ़ी ऑफलाइन भी कोचिंग ट्यूशन्स पढ़ाई हैं। तो कई बार बच्चे जब एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते तो मैं उनको डांटता नहीं हूँ, मैं उनको समझाता हूँ कोई बात नहीं, ख़राब हो गया इस बार, कोई बात नहीं, फिर से मेहनत करना और इससे अच्छी मेहनत करना और इससे बेहतर करना। ठीक है ना। तो मैं ऐसे उनको समझाने की कोशिश करता हूँ कि अब देखो जो हो गया सो हो गया। ठीक है। अब जो घट चुका है उस पर परेशान होने से कोई लाभ नहीं। परेशान होगे तो बस अपनी चिंता बढ़ाओगे, अपनी सेहत खराब करोगे और कुछ नहीं। इससे अच्छा है कि तुमने जो गलतियां करी है उसे तुम सीख लो और अगली बार इससे अच्छा करना, इससे और बेहतर करना। ठीक है बच्चों। चलिए, ग वाला क्या कह रहा है? क्या आपको कभी किसी ने कोई कार्य करने के लिए प्रेरित किया है? कब, कैसे और घटना के बारे में बताइए। तो ये कह रहे हैं कि बताइए क्या कभी आपको किसी ने कोई काम करने के लिए प्रेरित किया है? तो देखिए बच्चों, मैंने जब ये चैनल स्टार्ट किया था ना शुरुआत में, तो
मुझे इस चैनल से सही बताऊं तो उम्मीद थी कि ये अच्छा परफॉर्म करेगा, लेकिन उतनी कुछ उम्मीद नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे मैंने देखा कि सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, ठीक है, जैसे जैसे मैंने देखा कि लोगों को वीडियो पसंद आ रही हैं, लाइक्स मिल रहे हैं, वैसे वैसे मुझको और प्रेरणा मिली कि मैं आप बच्चों के लिए और अच्छा कंटेंट बना के लाऊं, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं मैं इस चैनल पे अभी तक काम कर रहा हूँ, किस वजह से? आप लोग की प्रेरणा की वजह से, ठीक है। आप लोग मेरा जो इतना समर्थन कर रहे हो उसी की वजह से मैं अभी तक काम कर पाया हूँ, नहीं तो शायद मैं इस पर इतने लंबे समय तक काम नहीं कर पाता। ठीक दोस्तों, चलिए, अमावस्या और पूर्णिमा को भले शक्ति विज्ञान में है निहित वह कि जिससे अमावस्या बनी पूर्णिमा से, ठीक है। आप अमावस्या और पूर्णिमा के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। क्या आप जानते हैं कि अमावस्या और पूर्णिमा का होने का क्या कारण है? देखो, क्या कह रहे हैं कि भाई आपने इससे पहले अमावस्या और पूर्णिमा के बारे में पढ़ा होगा। क्या आपको पता है अमावस्या और पूर्णिमा क्या होती है? उसी कारण के बारे में अब ये बात कर रहे हैं और अब शायद ये उसी कारण को समझाएं। तो चलिए दोस्तों, आगे समझ लेते हैं। अगर ये नहीं समझाएंगे तो मैं आपको समझा दूंगा कि अमावस्या और पूर्णिमा क्यों होती है, ठीक, क्योंकि ये अच्छी जानकारी है, आपके पास में होनी चाहिए। चलो, आप आकाश में रात को चंद्रमा अवश्य देखते होंगे। क्या चंद्रमा प्रतिदिन एक सा दिखाई देता है? नहीं, चंद्रमा घटता बढ़ता दिखाई देता है। आइए जानते हैं ऐसा कैसे होता है। आप जानते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, जबकि पृथ्वी सूरज की। आप यह भी जानते हैं कि चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता, वह सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है। लेकिन पृथ्वी के कारण सूर्य के कुछ प्रकाश को चंद्रमा तक जाने में रुकावट आ जाती है। इससे पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, जो प्रतिदिन घटती बढ़ती रहती है, और सूरज का जो प्रकाश बिना रुकावट चंद्रमा तक पहुंच जाता है, उसी से चंद्रमा चमकता दिखता है। इसी छाया और उजाले भाग की आकृति में आने वाले परिवर्तन को चंद्रमा की कला कहते हैं। चंद्रमा की कला धीरे धीरे बढ़ती रहती और पूर्णिमा की रात पूरी दिखने लगती है। इसके बाद कला धीरे धीरे घटती रहती है और अमावस्या वाली रात चांद दिखाई नहीं देता। चंद्रमा की कलाओं के घटने के दिन को कृष्ण पक्ष कहते हैं। कृष्ण शब्द का एक अर्थ काला भी है। इसी प्रकार चंद्रमा की कलाओं के बढ़ने के दिन को शुक्ल पक्ष कहते हैं। शुक्ल शब्द का अर्थ उजला भी है। देखिए, इसमें इन्होंने जो आपको तर्क बताया है वो एकदम सही है, ठीक है, कि चंद्रमा का आकार क्यों बढ़ता रहता है। देखो, चांद पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी सूरज के चक्कर लगा रही है, ठीक। होता क्या है, चांद पर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो हमको चमकता दिखाई देता है। अच्छा, क्या होगा अगर जो रोशनी चांद के लिए जा रही थी वो पृथ्वी पर पड़ गई, ठीक, और वो चांद पर पूरी तरीके से नहीं पहुंच सकी, तो जितनी रोशनी पहुंचेगी हमें उतना हिस्सा चमकता दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा। तो बस यही कारण है कि जो चांद है उसकी हमें रोज अलग अलग आकृति दिखती है, मतलब वो अलग अलग हमको आकार में दिखता है। ऐसा नहीं होता कि चांद की आकार बदलता रहता है, नहीं, चांद हमेशा गोल रहता है। चांद जैसा है वैसा का वैसा ही रहता है। बस फर्क ये है कि जितने हिस्से पर रोशनी पड़ती है उतना हिस्सा हमें दिखता है। और रोशनी कम ज़्यादा क्यों हो रही है? क्योंकि पृथ्वी के कारण कुछ रोशनी जो कि सूरज से चांद पर पड़नी चाहिए थी वो रुक जा रही है, बस, और कोई कारण नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, चांद के घटते बढ़ते आकार के हिसाब से जो दिन होते हैं उनको शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में बांटा जाता है, ठीक। कृष्ण का मतलब होता है काला, शुक्ल का मतलब क्या होता है? उजला, ठीक है। और इसीलिए जो चांद के काले होते हैं, चांद के घटते हुए जो दिन होते हैं ना, उनको कृष्ण पक्ष कहते हैं, और चांद के जो बढ़ते हुए दिन होते हैं उनको हम लोग शुक्ल पक्ष कहते हैं, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हो, ठीक। ये देखो, ये है पूर्णिमा, मतलब पूरा चांद। अब चांद क्या है? घटने लग गया, तो ये पूरा क्या हो गया? कृष्ण पक्ष हो गया। अब यहाँ देखो, चांद दिख रहा? नहीं दिख रहा, गायब। यहाँ पे आके एकदम गायब हो गए। तो अब क्या होगी? अमावस्या होगी। अब अमावस्या होने के बाद में चांद बढ़ना शुरू होगा कि नहीं होगा? होगा। तो ये हो गया शुक्ल पक्ष, और बढ़ते बढ़ते फिर से पूर्णिमा आ जाएगी, और यही चक्र मेरा चलता रहता है, ठीक है ना।
चलो अब नीचे दिए गए चित्र में अमावस्या, पूर्णिमा, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष पहचानिए और ये नाम उपयुक्त स्थान पर लिखिए। क्या करें, नीचे जो चित्र दिए हुए हैं इसमें आपको अमावस्या, पूर्णिमा, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष पहचानना होगा। तो ये है अमावस्या, ये है अमावस्या, ठीक है, और इस तरफ चल रहे हैं तो हमारा शुक्ल पक्ष है, ठीक। सेम चीज़ इधर भी है, ऐसे ही है, ठीक है। और ये आप देख सकते हो कि भाई ये जो चांद है ये छोटा हो रहा है, मतलब ये मेरा ऐसे कृष्ण हो गया। और अमावस्या, ये देखो ये भी अमावस्या, ये भी अमावस्या, ठीक। चलिए अब आ गए हैं हम लोग तिथि पत्र पर। आपने तिथि पत्र कैलेंडर अवश्य देखा होगा। कैलेंडर को हिंदी में क्या कहते हैं, तिथि पत्र कहते हैं, ठीक है ना। क्या बोला जाता है, कैलेंडर को हिंदी में तिथि पत्र बोला जाता है। उसमें साल में सभी महीनों की तिथियों की जानकारी दी जाती है। तिथि पत्र में क्या होता है, साल के जितने भी महीने हैं उनकी तिथियों की जानकारी होती है। नीचे तिथि पत्र के एक महीने का पृष्ठ दिया हुआ है, इसे ध्यान से देखिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ मेरा क्या दिया है, एक तिथि पत्र दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ मेरा कैलेंडर दिया हुआ है, हमें इस कैलेंडर के हिसाब से इन सवालों के जवाब देने होंगे। जैसे कि पहला क्या है, दिए गए महीने में कुल कितने दिन है, तो बताओ भाई कुल टोटल कितने दिन है, तो टोटल है 31 दिन, ठीक है ना। दूसरा क्या कह रहा है, पूर्णिमा और अमावस्या किस दिन और वार को पड़ रही है, तो पूर्णिमा और अमावस्या कब पड़ रही है ये हमको पता करना है। तो ये हो गई पूर्णिमा शुक्रवार की और अमावस्या ये हो गई 21 तारीख शनिवार की। ये हो गया इसका उत्तर, क्षमा चाहूँगा। ग कह रहा है कृष्ण पक्ष की सप्तमी और शुक्ल पक्ष की सप्तमी में कितने दिन का अंतर है। यानी कृष्ण पक्ष की सप्तमी किधर है, ये रही। शुक्ल पक्ष की सप्तमी ये रही। इनमें कितने दिन का अंतर, तो इसमें अंतर है 14 दिन का, 2 हफ्ते 14 दिन का, ठीक है। इस महीने में कृष्ण पक्ष के कुल कितने दिन हैं, तो महीने के अंदर कृष्ण पक्ष के टोटल कितने दिन होते हैं, जवाब है 14 दिन। वसंत पंचमी की तिथि बताइए, वसंत पंचमी कौन से दिन है, तो भाई वसंत पंचमी ढूंढ लो। वसंत पंचमी ये रही 26 तारीख गुरुवार है वसंत पंचमी। ये हो गया इसका उत्तर। ये लो जी, बहुत ही आसान सा था, बड़े आराम से हो गया, ठीक है, इजी था, कुछ ज़्यादा कठिन था नहीं, ठीक। अच्छा एक चीज़ और है, देखो ये जो नई वाली बुक है ना, इसमें एक चीज़ जो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है वो है इसके चित्र, ठीक। जैसे कि ये चित्र कितना प्यारा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। एक हिरन पेड़ पे है और ये आसपास पत्तियां जो हैं वो झड़ रही हैं, गिर रही हैं। यहाँ एक बच्ची बैठी, कितना अच्छा दृश्य है कि नहीं है। ये जो बुक है ना नई, इसकी मुझे एक ये चीज़ बहुत ही अच्छी लगती है कि इसमें ना कुछ बहुत ही प्यारे चित्र दिए हुए हैं। जैसे कि वो बूंद वाला जो चैप्टर था उसके आखिरी में बारिश का एक दृश्य दिया हुआ था, वो भी बहुत प्यारा था। उसको देख के एकदम मुझे बचपन की याद आ गई थी, ठीक है। और ये दृश्य भी बहुत प्यारा है, इसको देख के वसंत की याद आ रही है, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज की पहेली समय साक्षी है कि जलते हुए दीप अनगिनत तुम्हारे पवन ने बुझाए। पवन शब्द का अर्थ होता है हवा। नीचे एक अक्षर जाल दिया गया है, इसमें पवन के लिए उपयोग किए जाने वाले अलग अलग नाम या शब्द छुपे हैं। आपको उन्हें खोजकर उन पर घेरा बनाना है, जैसा एक हमने पहले ही बना दिया है। देखो बहुत आसान है। क्या कह रहे हैं कि भाई शब्द जाल ऐसे दे रखा है, अब आपको क्या करना है, आपको उन शब्दों को ढूंढना है जिनका अर्थ क्या होता है, पवन होता है। मतलब एक तरीके से आपको पवन की पर्यायवाची करने को कह रहे हैं, ठीक। तो पवन के भैया बहुत सारे नाम होते हैं, और जब मैं इसके सॉल्यूशन लगा रहा था ना, तब मैंने इंटरनेट पे जाके चेक किया तो मुझको पता चला कि असल में कितने सारे नाम हैं। ये सभी पवन के ही नाम हैं। पवन हो गया, अनिल हो गया, ये क्या है, बयार हो गया, सीमा हो गया, ठीक है, नहीं समी हो गया, समीर हो गया, हवा हो गया, वायु हो गया, ठीक। साथ ही में मारुत हो गया, वात हो गया। बहुत सारे नाम होते हैं इसके पवन के, बहुत सारे नाम होते हैं। मतलब मैं तो हैरान हो गया था कि इसके इतने सारे भी नाम होते हैं, बाप रे बाप। चलो जी, अब आते हैं खोजबीन के लिए कविता संबंधी कुछ रचनाएं दी गई हैं। यानी कि नीचे कविताओं से जुड़ी हुई, यानी जो हमने कविता पढ़ी है इससे जुड़ी हुई कुछ रचनाएं दी हुई हैं। इन्हें पुस्तक में दिए गए QR कोड की सहायता से पढ़ो व समझो। देखो
आपकी जो पुस्तक है ना, मतलब आपकी जो बुक है, उसमें हर चैप्टर की शुरुआत में QR कोड होता है। कुछ नहीं करना है, गूगल ओपन करना है, उसमें कैमरा वाला ओपन करना है, QR कोड को स्कैन करना है, वो आपको एक वेबसाइट पर लेके जाएगा। उस वेबसाइट पर जाकर आप क्या कर सकते हो, आप जो आपकी बुक है उसको PDF फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हो, पढ़ सकते हो। साथ ही में उससे जुड़ी हुई जो रचनाएं हैं उनको भी आप समझ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ रचनाएं दी हुई हैं। हम सब सुमन एक उपवन के बढ़े चलो, रोज बदलता कैसे चांद भागे, रोज बदलता कैसे चांद भाग दो। आपको ये सब जाके एक बार पढ़ लेना है, इससे आपको और भी जानकारी मिलेगी। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए, तो ये तो इस पार्ट का था। अंतिम प्रश्न, उम्मीद करता हूँ इस पार्ट को पढ़ने में आपको मज़ा भी आई होगी, साथ ही में पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, जाने से पहले मेरी आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।